नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी सेशन में स्वागत है। कल हमने पॉलिटी का लेक्चर शुरू कर लिया था। पहला लेक्चर मैंने कंप्लीट कर दिया था और हिस्ट्री भी साथ में शुरू होने वाला है और ज्योग्राफी भी मैंने शुरू कर दिया है। ओके, ये सब साथ में लेकर चलेंगे। अभी हम लोग के सिर्फ लेक्चर चलेगा कुछ दिनों तक, उसके बाद फिर हम लोग एमसीक्यू ट्राई करने लग जाएंगे। लेक्चर का मुख्य उद्देश्य क्या है बंधुओं? तो बेसिक तैयार करना आप सभी का। बेसिक बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है अभी आप सभी का। जो मैं मेरे चैनल पे जो लोग हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। आप भी अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत ही अच्छा कंटेंट मैं देता हूँ। तो बेसिक जो आपका मजबूत हो जाएगा ना, जैसे पॉलिटी का बेसिक पता चल जाएगा 10-12 लेक्चर में, हिस्ट्री के 10-12-15 लेक्चर में आपको बेसिक क्लियर हो जाएगा, ज्योग्राफी के 10-12-15 लेक्चर जो आएंगे उसमें आपको बेसिक्स क्लियर हो जाएगा, तो चीज़ों को आपको समझना शुरू कर देंगे। जब आप एक बार समझना शुरू कर देंगे ना, तो खुद से भी जब आप फिर पढ़ेंगे तो आपको मज़ा आएगा पढ़ने में। ओके, तो पॉलिटी का दूसरा लेक्चर है। ये क्या है? ये आज का लेक्चर संविधान की प्रमुख विशेषताएं। इसको आप पढ़ सकते हैं। कहाँ से पढ़ेंगे? लक्ष्मीकांत से आप पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन। मैं आपको जल्दी से शॉर्ट वीडियो में ही, शॉर्ट वीडियो का मतलब ये नहीं है कि 1 मिनट 2 मिनट का होगा, मतलब अच्छा खासा होगा लेकिन उतना भी लेंदी नहीं होगा। 20-25 मिनट में आपको क्लियर करके एक एक चीज़ों को समझा दूंगा। फिर आप क्या करेंगे? सब कुछ को लाइन बाय लाइन पढ़ लेंगे ओके बुक में, तो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। भारतीय संविधान जो है ये दुनिया का सबसे अभूतपूर्व संविधानों में से एक है। क्योंकि क्यों है? क्योंकि सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इससे ज़्यादा प्रावधान दुनिया में कहीं भी और देखने को नहीं मिलते लिखित होने के कारण। क्यों नहीं मिलते हैं? क्योंकि दुनिया में कहीं भी इतनी ज़्यादा विविधता ही नहीं है। कहीं भी हमारे इतना हज़ारों भाषाएं नहीं, अपने यहाँ हज़ारों भाषा है भाई, और हर राज्य की अपनी अलग विविधता है। इतनी ज़्यादा विविधता होने के कारण, इतनी ज़्यादा भाषाएं होने के कारण, समाज में इतनी विविधता होने के कारण क्या हुआ? हमारे संविधान के जो प्रावधान हैं वो धीरे धीरे बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए और बढ़ के बहुत सारे 395 आर्टिकल हैं। कोई भी पूछे तो 395 ही आर्टिकल बोलना है आपको। सब आर्टिकल मिला देते हैं तो 400 ज़्यादा हो जाता है। लेकिन कभी आपने ये देखा है कि आर्टिकल 400 लिखा हुआ? नहीं। 395 का क ख ग घ ऐसे हो सकता है, लेकिन 395 आर्टिकल है। ओके, तो 395 जो आर्टिकल है, और इसके कारण काफ़ी लेंदी अपना संविधान हो जाता है। एक क्वेश्चन नोट कर लीजिए आप लोग मेंस के लिए। क्या लिखना है आज आप लोगों को? आज आप लोगों को लिखना है कि भारत के संविधान की विशेषता क्या है। भारत के संविधान की विशेषता क्या है, और ये विशेषता क्या हमारे संविधान की मजबूरी है या ये विशेषता हमारे संविधान की खूबी है? आपको इस चीज़ को लिख कर बताना है मुझे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान तत्व और मूल भावना की दृष्टि से अद्वितीय है। ये सब तो पता ही है आप लोगों को। यह बात ध्यान देने योग्य है कि 1949 में अपनाए गए संविधान में अनेक वास्तविक लक्षणों महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। अपने संविधान को एक जीवित दस्तावेज भी कहा जाता है। जीवित मतलब अपना संविधान जो है वो जीवित है, सजीव है, जी रहा है। क्यों जी रहा है? क्योंकि समय के साथ साथ इसमें काफ़ी सारे परिवर्तन किए गए हैं। जिस संविधान में कभी परिवर्तन नहीं होता, जैसे मान लो कोई एक धार्मिक पुस्तक ले लो, जैसे मनुस्मृति है, कब की लिखी बुक है? मनुस्मृति कब की लिखी बुक है? आज अगर उसमें हम संशोधन नहीं करेंगे, संशोधन करने जाओ तो लोग लाठी लेकर मारने आ जाएंगे कि वो बोलेंगे हमारे धार्मिक पुस्तक की कर रहे हो। धार्मिक पुस्तक तो है ही नहीं गुरु, ये तो कानून की पुस्तक है। धार्मिक पुस्तक तो वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण, महाभारत है गुरु। अब इसे परिवर्तन करने जाओ तो इसमें क्या परिवर्तन हुआ? समय के साथ नहीं हुआ। इसीलिए क्या हो गया? ये आपका अप्रासंगिक हो गया। अप्रासंगिक का मतलब इसका कोई काम का नहीं रह गया। समय के साथ जो चीज़ नहीं बदलता है वो बेकार हो जाता है। बीपीएससी जैसे बदल रही है, आप अगर नहीं बदलेंगे समय के साथ तो आप भी पीछे छट जाएंगे। तो यही चीज़ होता है संविधान के साथ भी। संविधान में समय के हिसाब से परिवर्तन किए जाते हैं। समय के हिसाब से परिवर्तन हो जाता है। संविधान क्या है? संविधान एक जीवित वस्तु है, जीवित दस्तावेज है। ये सवाल पूछा जा सकता है आपसे, भारत का संविधान एक जीवित दस्तावेज है, इसको एक्सप्लेन कीजिए। ओके, यह ध्यान देने योग्य बात है कि 1949 में अपनाए गए के बाद 7 में, 42 में, 44 में, 73, 101 और 104 संशोधन अभी तक कुल हो चुके हैं। 104 ही है, मैं अगर गलत हूँ तो मुझे करेक्ट कीजिएगा। ओके, और 1942 में जो संविधान संशोधन हुआ ये आपको पता ही है, आपातकाल का समय था उस समय, 76 ईस्वी में हुआ। फिर 44वां संविधान संशोधन जो हुआ उसके द्वारा 42वें संविधान के सारे रीति रिवाज को फिर से पलट दिया गया था। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। हालांकि केशवानंद भारती 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दिया कि आर्टिकल 368 के तहत
368 के तहत सर्वोच्च न्यायालय ने क्या बोला, केशवानंद भारती 1973 में, ध्यानपूर्वक सुनते चलना, कि आपको संविधान में जितना संशोधन करना है कीजिए, दिन में बैठिए, रात को उठिए संशोधन करते करते, फिर भी हम आपको नहीं टोकेंगे। लेकिन जिस दिन आपने मूल ढांचा का उल्लंघन कर दिया ना गुरु, उस दिन हम उस संविधान संशोधन को अवैध घोषित कर देंगे। उस संविधान संशोधन को, मूल ढांचा क्या है, तो मूल ढांचा अपरिभाषित है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। अपरिभाषित जो चीज़ होता है उसकी क्या खासियत होती है, उसकी दायरा बहुत बड़ा होता है। तो इसीलिए संविधान संशोधन अब किसी भी भाग में किया जा सकता है, लेकिन मूल ढांचा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। संविधान की विशेषताओं पर हम लोग चलते हैं। सबसे लंबा और लिखित संविधान है अपने भारत के संविधान में, 395 आर्टिकल, 22 भाग हैं, इसको नोट डाउन करिएगा। वैसे ये PDF आपको मिल ही जाएगा। 8 अनुसूचियां हैं वर्तमान में 2019 में, इसमें एक प्रस्तावना, 470 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां हैं। और क्या है, मूल संविधान में ये सब चीज़ें थी। 8 अनुसूची मूल संविधान में था। 9वीं अनुसूची कब जोड़ा गया था, 1951 में। 10वीं अनुसूची में क्या है, दल बदल की बात की गई। दल बदल करने पर जो पार्टियों को या नेताओं को बर्खास्त किया जाता है, वो दल बदल की बात 10वीं अनुसूची में है। 11वीं अनुसूची में पंचायत की बात की गई है, और 12वीं अनुसूची में नगर पालिका की बात की गई। नगर पालिका 12वीं अनुसूची में है। वर्तमान में कितने हैं, तो करीब में 470 के करीब में अनुच्छेद हैं, लेकिन ये सब अनुच्छेदों को मिलाकर हैं, लेकिन वास्तविक संविधान में 395 अनुच्छेद है, उसके अंतर्गत 470 आ जाते हैं। ओके, 25 भागों में विभक्त है और 12 अनुसूचियां हैं। सन 1951 से विभिन्न संशोधन से करीब 20 अनुच्छेद और एक भाग को हटा दिया गया। इसमें 95 अनुच्छेद, 4 भागों, 4 इतना सबको जोड़ा गया है। ये तो आप पढ़ेंगे। मतलब पहला विशेषता क्या बोलोगे आप लोग, लिखित संविधान, दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसको आप लोगों को पढ़ना है। स्पून फीडिंग हमारे चैनल पर नहीं होता है। एक मैं पढ़ाऊँगा, 4 आपसे पढ़वाऊँगा मैं, क्योंकि अब आपको ऐसे का पेपर भी देना है। जब तक पढ़ने की समझने की प्रवृत्ति नहीं बनेगी ना, चीज़ों की समझने की प्रवृत्ति, तब तक ऐसे का में अच्छा नंबर कभी नहीं आएगा। लिख के ले लेना। भारत का संविधान बड़ा क्यों है, भौगोलिक कारण, भारत का विस्तार, विविधता, ऐतिहासिक। इसके उदाहरण के रूप में भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रभाव को देखा जा सकता है। 1935 के एक्ट से बहुत सारा कुछ लिया गया है। जम्मू कश्मीर राज्य सहित सबके लिए अब एक ही कानून है। जम्मू कश्मीर राज्य का 370 को समाप्त कर दिया गया है, इसको ध्यान में रखिएगा। और पूरे देश का एकल संविधान है। अमेरिका का संविधान जो है वो 20 पेज का भी नहीं है करीब में, लेकिन भारत का इतना मोटा क्यों है, क्योंकि अमेरिका में राज्य के अलग संविधान होते हैं अमेरिका में, और अमेरिका के केंद्र सरकार का अलग संविधान होता है। जबकि अपने भारत में क्या है, पूरे देश में एकल संविधान की विशेषता है, इसलिए भी अपना संविधान इतना बड़ा है। संविधान सभा में कानून विशेषज्ञ का प्रभुत्व था, इसके कारण भी अपना संविधान बड़ा है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। संविधान आज तक रिलेवेंट है ना, यही बहुत बड़ी चीज़ है। अपने साथ ही आज़ाद हुआ था पाकिस्तान या म्यांमार या और भी अफ्रीका के बहुत सारे देश, दक्षिण पूर्वी एशिया के बहुत सारे देश, देखो वहाँ जाके हालत। विभिन्न स्रोतों से विहित का क्या मतलब होता है, संविधान सभा ने जब संविधान बनाना शुरू किया तो उन्होंने क्या देखा, पूरे दुनिया का अनुभव लिया कि कौन सा देश ने क्या संविधान में अच्छी चीज़ें डाली है। और इसको क्या बोलते, उधारी नहीं बोलना है, हमने दूसरों की अच्छाई को हमेशा सीखना चाहिए। तो पूरे दुनिया की जो अच्छी अच्छी चीज़ें थी उस सब को हमने इकट्ठा किया। अमेरिका से मूल अधिकार ले लिया, उसके बाद से हमने क्या लिया, फ्रांस से हमने क्या लिया था, फ्रांस से हमने लिया था बंधुत्व भाईचारा की भावना। और ब्रिटेन से क्या लिया था, तो रूल ऑफ लॉ लिया था, विधि का शासन जो है वो कहाँ से लिया था, तो ब्रिटेन से लिया था। आयरलैंड से क्या लिया था हमने, तो आयरलैंड से हमने लिया था नीति निर्देशक सिद्धांत। जो आप इसको पढ़ेंगे तो क्या है, इसमें आपको सारा कुछ मिलेगा। ये पढ़ना आपको ही है, मैं आपको क्या कर रहा हूँ, ओवरव्यू दे रहा हूँ, जिससे आप जब पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही आसान लगेगा पढ़ने में। ओके, संविधान का अन्य प्रावधान जैसे कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, जर्मनी से, USSR से, फ्रांस, दक्षिणी अफ्रीका से, जापान इत्यादि देशों से लिया गया है। आप मुझे ये बताइए कि जर्मनी से क्या लिया है हमने, तो आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का जो निलंबन होता है वो लिया है हमने जर्मनी से। आपातकाल का प्रावधान कहाँ से लिया है, तो ये 1935 एक्ट से लिया है। माइनर चीज़ है इसलिए मैं समझा देता हूँ। और जर्मनी से क्या लिया है, आपातकाल के समय मूल अधिकारों का जो निलंबन होता है वो लिया है हमने जर्मनी से। ओके, USSR से क्या लिया है, तो USSR से लिया था हमने, बाद में लिया मूल कर्तव्य।
और लक्ष्मीकांत के पीछे ना आपको एक जगह इसी चैप्टर के पीछे आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा संविधान के स्रोत अलग अलग, उसको पढ़ लीजिएगा तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। संविधान का अधिकांश भाग कहाँ से लिया था हमने, 1935 के भारत शासन एक्ट से लिया था बहुत सारी चीज़ें। और आपको पता है कि जब संविधान के निर्माण की प्रक्रिया चल रही थी तो उस समय देश में 1935 के एक्ट के हिसाब से ही देश में शासन व्यवस्था चल रहा था, लेकिन जब संविधान लागू हुआ तो 1935 के एक्ट को निरस्त घोषित कर दिया गया था। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। नम्यता और अनम्यता का समन्वय का मतलब क्या होता है, अपने जो संविधान है ना, इसमें संशोधन जो है वो आसानी से भी किया जा सकता है और इसमें संशोधन करना कठिन भी है। कठिन किन किन चीज़ों को, 368 के तहत दो चीज़ों को संशोधन माना जाता है। एक होता है जिसमें संसद के 2/3 सदस्य जो होते हैं वो वोट देकर और संशोधन करते हैं। एक संशोधन होता है जिसमें 2/3 लोग तो वोट देंगे ही, प्लस आधे से अधिक राज्यों की सहमति भी चाहिए होती है, तब जाके संविधान में संशोधन होता है। 368 के तहत इन्हीं दोनों को संविधान में संशोधन माना गया। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। यानी कि संविधान कैसा है, उसके कुछ भाग तो ऐसे हैं संविधान के जिसमें 2/3 लोग संसद में बैठे लोग संशोधन कर सकते हैं, लेकिन कुछ भाग ऐसा है जिस पर क्या है, राज्यों की सहमति भी चाहिए होती है। जैसे अगर आप देखेंगे जो जीएसटी लाया गया था, जीएसटी पर राज्यों की सहमति भी चाहिए। 2/3 मेजोरिटी तो संसद में पारित किया गया, उसके बाद अलग अलग सभी राज्यों ने भी इस एक्ट को पारित करके उसको अनुमोदित किया, तब जाके पूरे देश में जीएसटी लागू हुआ था। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। लेकिन जब 370 को निरस्त किया गया तो किसी राज्य से कुछ भी नहीं पूछना पड़ा, डायरेक्ट निरस्त कर दिया था। जैसे जो आरक्षण संबंधी प्रावधान लाए गए ईडब्ल्यूएस को लेकर, उसके लिए भी कोई राज्यों से कुछ भी नहीं पूछना पड़ा था। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इसलिए संविधान अपना क्या है, संविधान अपना एकात्मकता के साथ जो संघवाद की भावना दोनों रखता है। यानी कि अपना संविधान एकात्मक भी है और अपना संविधान नम्य भी है और अनम्य भी है। संघात्मक के भी लक्षण है और एकात्मक के भी लक्षण है। ये सारे शब्दों को ध्यान में रखिएगा। जबकि जो ब्रिटेन का संविधान जो है उसके बारे में यहाँ पर जो दिया हुआ है उसको पढ़ लीजिए ज़रा, क्या लिखा हुआ है कि जो ब्रिटेन का संविधान होता है उसमें संशोधन करना बड़ा ही आसान होता है। इसलिए वो उसको क्या, उदाहरण के लिए क्या लिखा हुआ है, संविधानों को नम्य अनम्य की दृष्टि से वर्गीकृत किया गया है। कठोर या अनम्य संविधान उसे कहा जाता है जिसमें संशोधन करने के लिए विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता हो। उदाहरण के लिए अमेरिका के संविधान में संशोधन जल्दी नहीं होता है, राज्यों को भी शक्ति है। और लचीला कौन सा है, ब्रिटेन का संविधान है लचीला। लेकिन भारत में क्या है, दोनों के लक्षण है अपने भारत देश के संविधान में। एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। अपने संविधान का अधिकांश भाग क्या है, अपने संविधान का अधिकांश भाग एकात्मकता है। एकात्मकता यानी कि केंद्र सरकार को अधिक शक्तियां दी गई हैं, राज्य सरकार को कम शक्तियां दी गई है। इसी को क्या कहा जाता है, एकात्मकता के साथ झुकाव वाला संघीय व्यवस्था। संघ का मतलब मैं आने वाले दिनों में आपको समझा दूंगा। यानी कि संविधान में बहुत सारे आर्टिकल ऐसे हैं जिसमें केंद्र सरकार को बहुत सारी शक्तियां दी गई हैं, कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जिसमें राज्य सरकारों को भी शक्तियां दी गई हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इसको आप पढ़ेंगे। जैसे आर्टिकल नागरिकता संबंधी प्रावधान है, संविधान में संशोधन केवल केंद्र सरकार कर सकती है। ये सब चीज़ें क्या है, एकात्मकता के लक्षण है। न्यायपालिका केंद्रीकृत है, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति होती है। सिविल सेवक जो नियुक्त किए जाते हैं केंद्र सरकार के द्वारा, ये सब क्या है, ये सब एकात्मक के लक्षण है। आपातकालीन उपबंध भी क्या है, ये सब एकात्मकता के लक्षण दिए हुए हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। ओके। और जैसे यहाँ पर देखिए, इनके बारे में पढ़ लीजिएगा, ये भी पूछा जाता है। एकात्मकता की भावना में संघ अर्ध संघ केसी वियर ने कहा था। और बार्गेनिंग फेडरलिज्म किसने कहा था, तो मॉरिस जोन्स ने कहा था। इसी तरह से ग्रेनविल ऑस्टिन ने क्या बोला था, ऑपरेटिव फेडरलिज्म संघवाद। ऑपरेटिव संघवाद किसने कहा था, तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था। सरकार का संसदीय स्वरूप होता है अपने यहाँ, यानी कि संसद में जिस दल का बहुमत होता है उसी दल की सरकार बनती है अपने यहाँ। बहुमत जब नहीं होता है तो राज्यपाल या राष्ट्रपति अपने विवेकाधिकार पर किसी को बुला सकते हैं सरकार बनाने के लिए, लेकिन उसको निश्चित समय के अंदर बहुमत सिद्ध करना जरूरी होता है। सरकार के इस मॉडल को वेस्टमिनिस्टर मॉडल भी कहा जाता है। हमने ब्रिटेन से ये चीज़ लिया है।
और संसद का जो नेता होता है, लोकसभा का जो नेता होता है, संसद का जो नेता होता है, वो कौन होते हैं? तो हमारे प्रधानमंत्री जी होते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखें। क्या प्रधानमंत्री जी को किस सदन का सदस्य होना चाहिए, लोकसभा का कि राज्यसभा का? तो दोनों में से किसी भी सभा का सदस्य हो सकते हैं। भारत के प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह जी राज्यसभा से चुनकर आते थे, जबकि मोदी जी जो हैं वो लोकसभा से चुनकर आते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मंत्रियों को दोनों सभा में भाग लेने का अधिकार होता है। जो मंत्री होते हैं उनको दोनों सभा में भाग लेने का अधिकार होता है। तो अपने यहाँ क्या है? लोकतांत्रिक संसदीय प्रणाली के शासन। जिस संसदीय प्रणाली के शासन की विशेषता क्या क्या होता है? वास्तविक और नाम मात्र के कार्यपालकों की उपस्थिति। जैसे राष्ट्रपति जरूर होंगे, नाम मात्र के कार्यपालक हैं वो। वास्तविक शक्ति किसके पास है? तो प्रधानमंत्री के पास है। बहुमत वाले दल की सत्ता, विधायिका के समक्ष कार्यपालिका की संयुक्त जवाबदेही, विधायिका मंत्रियों की सदस्यता, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का नेतृत्व, निचले सदन का विघटन, यानी कि लोकसभा का 5 सालों पर विघटन हो जाएगा और राज्यसभा अस्थायी रूप से चलता रहता है। ये संसदीय स्वरूप की खासियत होती है। संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय दिया हुआ है, यानी कि अपने यहाँ संसद भी सर्वोच्च नहीं है और न्यायपालिका भी सर्वोच्च नहीं है। कौन है अपने यहाँ सर्वोच्च? तो अपने यहाँ संविधान सर्वोच्च है बंधुओं। यानी कि संसद कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो संविधान का उल्लंघन ना करे, नहीं तो न्यायपालिका उस कानून को अवैध घोषित कर देगा। यानी कि संसद की भी संप्रभुता नहीं है और न्यायपालिका की भी नहीं है। अपने यहाँ संविधान की संप्रभुता है। संसद कोई ऐसा कानून नहीं बना सकता है जो मूल अधिकार का उल्लंघन करे, नहीं तो उसका न्यायिक समीक्षा करके न्यायपालिका उसको क्या कर देगी? शून्य घोषित कर देगी। शून्य घोषित ही शब्द यूज किया जाता है बंधुओं। जबकि ब्रिटेन में क्या है? ब्रिटेन में है आपका कि जो संसद जो भी कानून बना देगी वही अंतिम होगा, उसको कोई भी बदल नहीं सकता है। ओके, तो जैसे अपने यहाँ भारत की संसद जो है वो ब्रिटेन की संसद से अलग है, उसी प्रकार से भारत की सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा शक्ति अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक समीक्षा से थोड़ा सा कम है। अमेरिका में कानून के शब्द के साथ साथ, अमेरिका में कानून के शब्द को शब्द के साथ साथ उसके जो भाव हैं उसका भी परीक्षण किया जाता है कि ये कानून क्यों बनाया जा रहा है। जबकि अपने देश में क्या है? केवल शब्दों का परीक्षण किया जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। विधि की नियत प्रक्रिया का प्रावधान है, जबकि भारत के संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान है अपने भारत में। अमेरिका में क्या है? विधि की नियत प्रक्रिया का प्रावधान है, यानी कि शब्द के साथ साथ कानून के भाव क्या है उसको भी परीक्षण किया जाता है न्यायपालिका के द्वारा। अपने यहाँ न्यायपालिका कोई भी कानून बनाए तो उसके शब्दों का परीक्षण करती है कि इस शब्द से क्या भाव निकलते हैं, क्या हमारे संविधान के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन तो नहीं करता है ये कानून। इसी आधार पर न्यायपालिका उसका पूर्णावलोकन या समीक्षा करती है, न्यायिक समीक्षा करती है। अपने देश में एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका है, यानी कि केंद्र सरकार के स्तर पर, पूरे देश का स्तर पर सुप्रीम कोर्ट है, राज्य के स्तर पर हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट के स्तर पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। इसको क्या कहा जाता है? एकीकृत न्यायपालिका। इसको ऐसे भी देखा जाता है। राज्य के स्तर पर बहुत सारे कोर्ट होंगे, डिस्ट्रिक्ट का स्तर पर, राज्य का स्तर पर उससे कम होंगे और केंद्र के स्तर पर मतलब सर्वोच्च स्तर पर केवल एक ही कोर्ट है। ऐसा ही फिगर भी बनाइएगा आप लोग एग्जाम में। न्यायपालिका का जब भी बनाना हो तो एकीकृत, यानी कि यहाँ पर आके सारी शक्तियाँ सीमित हो जाती हैं। यहाँ पर सबसे अधिक है कोर्ट की संख्या, यहाँ पर उससे कम कोर्ट, और यहाँ पर एक ही कोर्ट काम करता है। मौलिक अधिकार दिए हुए हैं अपने संविधान में विस्तृत रूप से। इतना ज़्यादा लिखित मौलिक अधिकार दुनिया के किसी भी देश में नहीं दिया हुआ है। ये भी अपने संविधान की विशेषता है। इसको हम लोग अलग लेक्चर में बिल्कुल गौर से ध्यान से पढ़ेंगे। DPSP अपने संविधान की सबसे बड़ी खासियत में से एक है, विशेषता में से एक है। DPSP एक्चुअली में है क्या? सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करता है। ये सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की जब तक स्थापना नहीं होगा तब तक मौलिक अधिकार देने का कोई औचित्य नहीं बनेगा, और जब तक मौलिक अधिकार नहीं मिलेगा सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना सुनिश्चित नहीं की जा सकती है। DPSP राज्य को दिया गया एक लक्ष्य है जिसको राज्य को पूरा करना है। राज्य यानी कि भारत देश की मैं बात कर रहा हूँ, पूरे भारत देश की। राज्य यानी कि स्टेट बिहार राज्य को भी ले सकते हैं अभी आप यहाँ पर, क्योंकि बिहार राज्य सरकार भी कोई नीति नियत को पूरा करने के लिए कानून बना सकती है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है, यानी कि दोनों लोग मिलकर कानून बनाते हैं। और संविधान में कहाँ से कहाँ तक दिया हुआ है? आर्टिकल 36 से 51 तक दिया हुआ है कि सरकार का ये दायित्व होगा कि सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करे। इसको भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। मिनर्वा मिल का मामला इसी से संबंधित है। अपने संविधान की एक और खासियत है मौलिक कर्तव्य, लेकिन इसको बाद में जोड़ा गया है।
इस चीज़ का ध्यान में रखिएगा। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसको जोड़ा गया था। स्वर्ण सिंह समिति का ध्यान में रखिएगा। स्वर्ण सिंह समिति मौलिक कर्तव्य से है और इसमें बहुत सारे मौलिक कर्तव्य हैं। अंतिम मौलिक कर्तव्य जो है वो 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। 86वां संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार में भी संशोधन हुआ था, डीपीएसपी में भी, फंडामेंटल राइट में भी हुआ था, मौलिक अधिकार में डीपीएसपी में भी संशोधन हुआ था और आपका मौलिक कर्तव्य में भी संशोधन हुआ था। शिक्षा का अधिकार दिया गया था। अपना देश जो है वो एक धर्मनिरपेक्ष संविधान की स्थापना करता है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है? धर्मनिरपेक्ष का दो अवधारणा है बंधुओं। एक है धर्मनिरपेक्ष का भारतीय अवधारणा और एक है आपका यूरोपीय या पश्चिमी अवधारणा। यूरोपीय अवधारणा का मतलब क्या होता है कि देश को किसी भी धर्म से कोई मतलब ही नहीं होगा, कोई अपने धर्म में कुछ भी करे, हम उससे कोई मतलब नहीं होगा। और लेकिन जो भारत है उसमें क्या है, धार्मिक रूप से सरकार का कोई धर्म नहीं होगा, भारत का कोई संविधान का कोई धर्म नहीं होगा, लेकिन सरकार जो है वो धर्म में हस्तक्षेप कब करेगी? युक्त प्रतिबंध लगाने के लिए। कोई ऐसे जो प्रथाएं हैं प्रचलन में हैं तो उनको रोक लगाने के लिए सरकार धर्मनिरपेक्ष चीज़ों में हस्तक्षेप कर सकती है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है कि सरकार का अपना कोई धर्म नहीं होगा, सरकार किसी धर्म को बढ़ावा नहीं देगी, सरकार किसी धर्म को रोकेगी नहीं, धर्म के आधारित न्याय प्रणाली नहीं होगी, लेकिन किसी धर्म में कोई बुराई है तो उसको लेकर ज़रूर कानून बनाएगी, उसको रोकने का प्रयास ज़रूर करेगी। यही होता है धर्मनिरपेक्ष का मतलब। इसको भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। और 1976 में 42वें संविधान के द्वारा धर्मनिरपेक्ष शब्द को अपने संविधान में जोड़ा गया था। इस चीज़ का ध्यान में रखिएगा। बहुत सारे आर्टिकल के द्वारा इसके स्थापना की बात की गई है। इस आर्टिकल को पढ़िए ढंग से, आपको पता चल जाएगा। अगला हमारे संविधान का बहुत बड़ा खासियत है वो है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। जब अपने संविधान को 1950 ईस्वी में लागू किया गया वयस्क मताधिकार के साथ में, तो पूरी दुनिया हमें बोल रही थी कि पागल हो गए हैं नेहरू जी, जो ऐसी गलती कर रहे हैं। मूर्ख से मूर्ख आदमी को, उस समय 5% थी भारत की साक्षरता दर, कि मूर्ख आदमी को भारत में जो दिया जा रहा है मताधिकार का अधिकार, ये गलत दिया जा रहा है। तो उन्होंने जवाब दिया था कि ये आने वाला समय डिसाइड करेगा कि भारत सही कर रहा है या गलत कर रहा है। क्यों? क्योंकि दुनिया में उस समय तक सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहीं भी नहीं दिया जाता था। तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उस समय ब्रिटेन में भी बहुत बाद में दिया गया है, बहुत बाद में। अमेरिका में तो काले लोगों को बस में तक बैठने नहीं दिया जाता था। आपने पढ़ा होगा अगर मार्टिन लूथर किंग जूनियर का आंदोलन इथिक्स में पढ़ने को होता है यूपीएससी के लिए, तो उसमें अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता चला होगा कि मार्टिन लूथर किंग जो थे जूनियर, उन्होंने अमेरिका में बहुत बड़ा गांधीवादी आंदोलन चलाया। तब जाके वहाँ पर लोगों को मताधिकार जैसी चीज़ें मिल पाई। काले लोगों को वो लोग मताधिकार तक नहीं देते थे। तो ये हमारे संविधान की बहुत बड़ी खासियत है। और 1989 में 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 21 साल की उम्र को घटाकर कितना कर दिया गया? 18 साल कर दिया गया। जब पहली बार वोटर लिस्ट बनाया जा रहा था ना अपने देश में 1951-50 में, एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसमें किस्सा है। तो जब महिलाओं से नाम पूछा गया तो 2-2 बार बनाना पड़ा वोटर लिस्ट, क्योंकि महिलाएं नाम नहीं बताती थी। क्या बोलती थी? टिंकू की बुआ, रिंकू की मम्मी, ऐसे नाम महिलाओं ने बता दिए थे, फलाना का चाची। क्योंकि महिलाएं उस समय, देश की स्थिति को ज़रा समझिए 1950-51 में क्या थी, है ना? तो आपको खुद पता चल जाएगा। जिस देश की लिटरेसी 5% है उसमें सार्वभौमिक मताधिकार लागू करना अपने आप में बहुत बड़ा डिसीजन था। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एकल नागरिकता अपने यहाँ अमेरिका में क्या होता है? अमेरिका में क्या होता है ना कि अमेरिका के भी नागरिक होते हैं और अमेरिका के किसी राज्य के भी नागरिक होते हैं। वो डुअल नागरिकता होती है, वहाँ दोहरी नागरिकता होती है। लेकिन भारत में क्या होता है? एकल नागरिकता। आप सिर्फ भारत के नागरिक हैं, बिहार के निवासी हो सकते हैं आप, तमिलनाडु के निवासी हो सकते हैं, नागालैंड के निवासी हो सकते हैं, लेकिन नागरिक कहाँ के हैं आप? भारत के नागरिक हैं। जबकि अमेरिका में कोई कहाँ का नागरिक हो सकता है? सैन फ्रांसिस्को का नागरिक हो सकता है, कोई आपका टेक्सास का नागरिक हो सकता है, कोई वाशिंगटन का नागरिक हो सकता है और वो अमेरिका का भी नागरिक होगा। लेकिन अपने यहाँ क्या है? बिहार का निवासी होगा, भारत का नागरिक होगा। इस चीज़ का ध्यान में रखिएगा। अगला क्या है? स्वतंत्र निकाय की बात कर रहा है, यानी कि केवल विधायिका, कार्यपालिका व सरकार और राज्य तथा न्यायिक अंग ही उपलब्ध कराता है, बल्कि यह कुछ स्वतंत्र निकाय की भी स्थापना करता है। मतलब भारत का जो संविधान है ये केवल विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका ही नहीं, कुछ जो स्वतंत्र अंग होते हैं उसको भी स्थापना करता है ये, ठीक ना? जैसे क्या दिया हुआ? जो निर्वाचन आयोग होता है, निर्वाचन आयोग ना तो एल का भाग है, ना तो जे का भाग है, ना तो ई का भाग है। यानी कि लेजिस्लेटिव, संसद का भी भाग नहीं है वो जुडिशरी का भी भाग नहीं है, वो एग्जीक्यूटिव का भी भाग नहीं है। न्यायपाल जो चुनाव आयोग है बिल्कुल स्वतंत्र निकाय है, उसका इन सब से कोई लेना देना नहीं है।
इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जैसे संघ लोक सेवा आयोग है, ये भी क्यों बनाया गया है, इसको क्या कहा जाता है, मेरिट का प्रहरी कहा जाता है, मेरिट का प्रहरी, रक्षक कहा जाता है मेरिट का। इसी तरीके से राज्य लोक सेवा आयोग भी है जो बिल्कुल स्वतंत्र निकाय के तौर पर काम करती है। कैग भी है, ये भी काम करती है स्वतंत्र के तौर पर। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आपातकालीन प्रावधान अपने यहाँ बहुत ही अच्छा दिया हुआ है। आपातकाल 2 स्तर पर लगाए जाते हैं। 352 के तहत केंद्र सरकार लगाती है पूरे देश में आपातकाल, और 356 के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाए जाते हैं विपरीत परिस्थिति उत्पन्न होने पर। इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आने वाले समय में, आपातकाल संबंधी प्रावधान। वित्तीय आपातकाल आज तक कभी लगाया नहीं गया है। ये देश में वित्तीय स्थिति इतनी खराब हो जाए कि वित्तीय आपातकाल लगाना पड़े, ऐसी स्थिति आज तक नहीं बनी है। 3 स्तर की सरकार होती है अपने यहाँ, यानी कि एक होता है केंद्र सरकार, एक दूसरे स्तर पर राज्य सरकार, और तीसरे स्तर पर लोकल बॉडीज़ की स्थापना किया गया है अपने संविधान के द्वारा। जो पंचायत और नगर पालिका की बात करते हैं, 73 और 74 संविधान संशोधन के द्वारा 11वीं और 12वीं अनुसूची में न्यायपालिका और जो पंचायत होते हैं उसकी स्थापना का प्रावधान किया गया था। सहकारी समिति, सहकार का मतलब क्या होता है, सरकार के साथ प्राइवेट प्लेयर्स इसमें शामिल होते हैं, उसी को सहकारी समिति कहा जाता है। 97 संशोधन 2011 के द्वारा संविधान में इसको शामिल किया गया और मूल अधिकार के आर्टिकल 19 में इसको स्थान दिया गया है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। संविधान की आलोचना को खुद से पढ़िएगा। संविधान की विशेषता मैंने पूरा बता दिया आपको। अब आपको क्या करना है, इस चैप्टर का जब आप रीडिंग मारेंगे और जो आंसर लिखने को मैंने बोला है कि संविधान के प्रमुख विशेषताओं को लिखिए, उसको लिख के ज़रा मुझे भेजिए। बहुत ही अच्छा लगेगा आपको लिखने पर। बहुत ही अच्छे से समझाया मैंने। आप जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे ना, तब आपको बच्चों जैसा मज़ा आएगा पढ़ने में, कहानी जैसा पूरा का पूरा पढ़ जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच। कैसा लगा ज़रूर बताना। इसी तरह के आगे भी और लेक्चर आते रहेंगे। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। थैंक यू।